पेरेंट्स जो बच्चों को सलाह देते हैं कि बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, घर पर रह के भी पढ़ाई की जा सकती है। ऑनलाइन में टीचिंग तो हो जाती है, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस का क्या करेंगे सर? रोहित शर्मा और विराट कोहली को बैटिंग करता हुआ देखकर कितने लोग बैट्समैन बन गए आज तक। उनको केवल देख देख प्रैक्टिस नहीं करवाई। युवराज सिंह के सिक्सर सबने देखे हैं अपन, कोचिंग तो उसने अभिषेक शर्मा को ही दी है। ऑनलाइन में ऑफलाइन का जो डिफरेंस होता है ना, वो वही डिफरेंस होता है जो नोइंग में और डूइंग में डिफरेंस है। सर, एक स्टूडेंट्स की लाइफ में मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंसी, इन दोनों का क्या रोल है? आपने YouTube के ऊपर इलोन मस्क के खूब सारे वीडियो देखे हैं ना कि भाई इलोन मस्क कैसे काम करता है, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, आप हद पार करके मेहनत करो, दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। उस वीडियो को सुन के कितने लोग इलोन मस्क बन गए। बाजार में किताब भी एक खरीद के लाते हैं, हाउ टू बिकम ए बिलियनियर मिलेनियर। जिसने वो किताब लिखी है, क्या वो तो बिलियनियर मिलेनियर बन चुका है क्या? अपने जो फाउंडेशन बैच होते हैं ना, उनमें ड्यूरेशन होती है 1 साल की, और अपने ये जो डे बोर्डिंग मेंटरशिप और अपना गारंटी बैच भी चलता है। हाँ, इनको हम गारंटी बैच भी बोलते हैं जी। गारंटी बैच बोलने का मतलब क्या है? आपके बच्चे के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। अब उसके सिलेक्शन में 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, 18 महीने लगे, 24 महीने लगे, कितना भी टाइम लगे, उसका सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश चौधरी और आज आप देख रहे हैं 14वीं क्लासेज का यह विशेष पॉडकास्ट, जहां पर आज हम सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जयपुर जैसे बड़े शहर में आता है, उसकी तैयारी किस वे में हो रही है, उसके पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहा है, उन तैयारियों को लेकर उसकी कोई रणनीति है या नहीं है, कोचिंग्स का उसमें क्या रोल रहने वाला है, 3 घंटे जो कोचिंग करता है उसके बाद में वह अपने पूरे दिन के शेड्यूल को किस तरीके से आगे कंप्लीट करता है, क्या वह सच में तैयारी कर रहा है या फिर अपने समय और भविष्य को दोनों को खराब कर रहा है। आज इसी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं 14वीं क्लासेज के फाउंडर और एसएससी प्रिपरेशन के डिसिप्लिन बेस्ड डे बोर्डिंग सिस्टम के जनक चौधरी सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपन यहाँ एक जगह बैठे हैं। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, हो सकता है कि वो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे महसूस हो। जो बच्चे और पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी हो सकता है थोड़ा सा के आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, लेकिन जो बातें मुझे बोलनी है और जो एक्सप्लेन करनी है उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या आपका बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो हम कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर अपन आराम से खुल के बात करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जो बच्चा तैयारी करने के लिए जयपुर, दिल्ली, कहीं भी किसी बड़े शहर में आ रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्या तो शंकाएं होती हैं, यानी डाउट्स होते हैं, और क्या क्या उसकी अपेक्षाएं होती हैं। एक बच्चा क्या सोचता है, एक पेरेंट क्या सोचता है, और एक बच्चे का एडमिशन लेने से पहले उसके दिमाग में क्या क्या बातें हो सकती हैं। आप वो सारी बातें आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका कोचिंग संस्थान है, जो 14वीं क्लासेस है, किन किन एग्जाम्स को टारगेट करके उनकी तैयारी कराते हैं? बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती हैं, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे है, अपना दिल्ली पुलिस है, CDS की एग्जाम है, इनके ऊपर अपनी ज़्यादातर फोकस रहता है। अब इसमें जैसे बाकी एग्जाम्स भी हैं, जैसे स्टेट एग्जाम्स भी आ जाती हैं, जिसमें अपने मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK GS का पार्ट रहता है, तो वो एग्जाम्स भी कवर होती हैं। लेकिन हमारा जो स्पेशल फोकस है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की एग्जाम्स, रेलवे की एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस और CDS की एग्जाम्स पे रहता है। जी। तो बेसिकली सर, जैसा कि हमने काफ़ी सुना है और काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है अभी जयपुर के अंदर कि 14वीं क्लासेस ने डे बोर्डिंग स्टार्ट किया है, डे बोर्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। तो सर, ये डे बोर्डिंग क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। डे बोर्डिंग का मतलब होता है सर कि जैसे एक बच्चा कहीं भी कोचिंग कर रहा है, नॉर्मली लगभग कोचिंग टारगेट बैच या फिर फाउंडेशन बैच चलाते हैं, जिसमें किसी कोचिंग में 3 घंटे, किसी कोचिंग में 4 घंटे क्लास रहती है। बिल्कुल। और उसके बाद में बच्चा अपने घर जाता है और घर जाके अपनी खुद की तैयारी करता है। अपने वाले डे बोर्डिंग में मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ। अपने क्यों शुरू किया उसका कारण आपको बाद में बता दूंगा। पहले ये बता देता हूँ कि डे बोर्ड में एक्चुअली प्रोसेस होता है क्या वो बता देता हूँ। क्यों किया है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी बात अपन बाद में कर लेंगे। पहले क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल।
इसमें एक बच्चा सुबह 7 बजे से लेके शाम को कम से कम 7 बजे तक हमारे पास रहता है। जी। अब उसको 8 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है और 9 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है शाम को, लेकिन कम से कम 7 बजे से शाम को 7 बजे तक तो वो बच्चा हमारे पास में रहता ही है। जी। सुबह 7 बजे आते ही उसकी अटेंडेंस लगती है। जी। उसके पास में जो मोबाइल फोन होता है, तो अटेंडेंस जैसे कि स्कूलिंग प्रोग्राम्स में होती है उस तरीके से? नहीं, वो ऑफिस में आता है, जी। अपना फोन जमा कराता है और वो उसकी अटेंडेंस हो जाती है वहीं पे। जी। फोन, वो जो फोन उसने सुबह 7 बजे जमा कराया है, ठीक है। वो उसको अब शाम को 7 बजे जाते टाइम मिलेगा। जी सर। अब वो 7 बजे जाता है, 8 बजे जाता है, जिस टाइम वो जाएगा उस टाइम उसको फोन मिलेगा। दिन में उसका फोन हमारे पास में रहेगा पूरे दिन। 7 बजे से उसकी क्लास चालू हो जाती है। पहली क्लास होती है 7 से 8, जो कि जनरल साइंस की होती है। ठीक है। 8 से 9 की क्लास है, वो मैथमेटिक्स की होती है, जिसमें एडवांस मैथ्स पढ़ाई जाती है। जी। 9 से 10 उसकी रीजनिंग की क्लास होती है। जी। 10 से 11 उसकी अर्थमेटिक की क्लास होती है, मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास। जी। 11 से 12 है वो उसकी जीके की क्लास होती है। जी सर। मैंने आपको बताया था 7 बजे जीएस की क्लास होती है, जनरल साइंस। हाँ, और 11 बजे जीके की क्लास होती है, जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की। जी। और 12 से 1 तक उसकी इंग्लिश की क्लास होती है, लैंग्वेज की। ओके। क्योंकि सेंट्रल एग्जाम्स जितने भी हैं जी। उनमें लैंग्वेज में इंग्लिश का ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे कुछ एग्जाम है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो उसमें बच्चा हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज ले हाँ, सकता है। चूज कर सकते तो हैं। इसके लिए हम इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी की भी क्लास लगाएंगे। जी। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। 1 बजे से 2 बजे तक उनका ब्रेक रहता है, इसको अपन लंच ब्रेक कह सकते हैं। ठीक है। इस पीरियड में बच्चा सुबह से आया हुआ है तो कुछ खाना पीना अपना करेगा, 10-15 मिनट बीच में रेस्ट भी कर लेगा। ठीक है। ये 2 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। जी। 2 बजे के बाद में उसको लगातार 2 से शाम को 5:30 बजे तक, जी। ये जो 3.5 घंटे का टाइम है, इसमें जो कुछ सुबह उसने 6 घंटे की क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सुबह 6 क्लासें हुई हैं, बिल्कुल। 7 बजे से लेके 1 बजे तक। जी सर। इस 6 क्लास में जो कुछ इसने पढ़ा है, इस पूरे को उसको दोबारा पढ़ना है वहीं बैठ के। तो मतलब वहां पे खुद ही पढ़ेगा या फिर सर कोई? पहला काम है वो खुद पढ़ेगा उसको। ठीक है। ठीक है। अब उसको पढ़ते टाइम कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो डाउट्स इससे 3.5 घंटे के पीरियड में ही डिस्कस होंगे। अच्छा। जो उसको जिस सब्जेक्ट में जो उसको टास्क दिया गया है, जी सर। उसको कंप्लीट करना है। जी। जैसे मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं, रीजनिंग में जो उसको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं, जीके में जो उसको याद करना है, जीएस में जो उसको याद करना है, इंग्लिश में जो उसको याद करना है या वो केब याद करने के लिए दी गई है, वो उसी टाइम में तैयार करेगा। ठीक है। ठीक है। और ये काम उसको 5:30 बजे तक करना है। और इस दौरान अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, अगर इस दौरान उसको मान लो मैथमेटिक्स के उसको 50 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, और वो 50 क्वेश्चंस करने में उसको दिक्कत आ रही है, ओके, उसने 40 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन उससे नहीं हो रहे हैं, तो इस पीरियड में हमारे मेंटर्स उनके साथ रहेंगे, टीचर्स उनके साथ रहेंगे, जो उस टाइम जैसे ही उसको प्रॉब्लम आ रही है तुरंत उसका समाधान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे घर पे बच्चा जाता है कहीं पे अटक गया तो फिर वो किताब कॉपी बंद करके रख देता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये डिजाइन भी इसीलिए किया गया है। अच्छा। जैसे कोई भी बच्चा है वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अब एक सवाल अभी नहीं आया उससे और दूसरा भी नहीं आया उसको, अगर 2-3 क्वेश्चन उससे अगर लगातार नहीं हो रहे हैं तो फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन उस टाइम अगर कोई ना कोई बताने वाला हो जो उसकी तुरंत उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, तो फिर आगे अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर लेता है। ठीक है। जहां जहां जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी डाउट्स हैं उनका 1-to-1 डिस्कस होता है। एक सामूहिक डिस्कशन भी हो जाता है कि जैसे आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट से रिलेटेड दिक्कत है, अगर किसी भी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो वो उनको दोबारा भी री एक्सप्लेन की जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर पूरी क्लास को दिक्कत है तो दोबारा री एक्सप्लेन की जाती है। किसी इंडिविजुअल बच्चे को दिक्कत है तो उस बच्चे को इंडिविजुअल बताया जाता है। तो 5:30 तक तो सर आपका ये प्रोग्राम रहता है, फिर उसके बाद आगे 5:30 से 6:30 होता है टेस्ट। ठीक है। इस टेस्ट में जो सुबह उसने 6 घंटे में पढ़ा है, ये टेस्ट डेली होता है सर? सुबह जो उसने 6 घंटे में पढ़ा है, ठीक है, और बाद में 3.5 घंटे उस सुबह वाले पढ़े हुए को उसने रिवाइज किया है, अपने सारे डाउट्स दूर करे हैं, वो 5:30 से 6:30 1 घंटे का टेस्ट होता है उसका। अब उस 1 घंटे के टेस्ट में उसको ये पता चलता है कि मैंने आज जो सुबह से लेके अब तक पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद हुआ, कहाँ कहाँ दिक्कत रही, अभी मुझे
इनमें कैसे कैसे सुधार करना है हम्म, और चीजों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ये उसको टेस्ट के थ्रू पता चलता है, मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, जी, गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए, हम्म, ठीक है। ये सारी चीजें उसको टेस्ट के थ्रू पता चलती है। हम्म, अगर उसने सुबह से शाम तक पूरा का पूरा उस दिन सही पढ़ा है, हम्म, तब तो ये मान लीजिए कि उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म, और अगर उसने सही ढंग से नहीं पढ़ा है जी, तो उसका पेपर डेफिनेटली खराब होगा। बिल्कुल, अब जैसे ही टेस्ट लगता है, ठीक है, उसके बाद में आधा पौन घंटा जितना भी टाइम लगे, हम्म, वो अपने क्वेश्चंस मैच करेगा कितने गलत हुए और कितने सही हुए। हम्म, अब जितने भी क्वेश्चंस उसके गलत हुए हैं, हम्म, उनके बारे में वहां डिस्कस होता है, लड़के आपस में ग्रुप डिस्कस करते हैं हम्म, कि ये गलत कैसे हो गया, ये सही कैसे हो गया, ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। जी, तो ये डेली 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। ठीक है, सैटरडे को पूरी वीक का टेस्ट होता है, पूरी मंडे वीक टू में जितना सैटरडे पढ़ा जो हो। हाँ, मंडे टू सैटरडे कंप्लीट, सोमवार से शुक्रवार तक तो जो पर डे पढ़ा जा रहा है उसका टेस्ट होता है। आज का पढ़ा आज टेस्ट है, कल पढ़ेंगे उसका कल टेस्ट है। ताकि पीछे का भूले हाँ, नहीं बच्चा, सैटरडे वाले दिन पूरे वीक का टेस्ट होता है कि ठीक है, पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा है। ओके, लेकिन उस सैटरडे वाले टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। हम्म, अब जितने भी क्वेश्चंस उसके गलत हुए हैं, हम्म, उनको ये देखा जाता है कि गलत क्यों हुए। हम्म, अब मैथ्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ये देखा जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस हो क्यों नहीं रहे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी हो जाता है। जी, ऐसे करते करते लगभग 7 सवा 7 हो जाते हैं। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने सुबह का पूरा कवर कर लिया, हम्म, अपना पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है हम्म, और आज का काम उसने कंप्लीट कर लिया है, हम्म, वो तो 7 बजे फ्री है, अपने घर जा सकता है ठीक है, या अपने हॉस्टल जा सकता है, पीजी जा सकता है, हम्म, या अपना जो गुरुकुल का स्टूडेंट है, अपने चौधरी क्लासेज गुरुकुल जी, का, तो वो अपने वाले हॉस्टल में जा सकता है। जी, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का अब भी काम बाकी है, हम्म, पेंडिंग है, जैसे उसने सुबह की जो क्लास ली थी उसमें कुछ पढ़ा हुआ है तो भी कवर नहीं हुआ है, या आज वाले टेस्ट पेपर में भी उसको कुछ दिखते हैं जिनको उसको और डिस्कस करना है, तो उसको 7 बजे के बाद में भी 8 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, 9 बजे तक भी रुकना पड़ तो सकता मतलब ये 12 से 14 15 घंटे भी हो सकते हैं, है। नहीं, 14 घंटे से ज्यादा तो नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे नहीं कि भाई, क्योंकि घंटे दिन में चॉइस ही होते हैं, जी, लिमिटेड जी, होते हैं, जी, तो कम से कम 12 घंटे तो है ही है। उसके बाद में मैक्सिमम 2 घंटे 14 एक्स्ट्रा अगर आपको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है टाइम जी, की, तो जी, क्योंकि कई बच्चे उस काम को 12 घंटे में भी कवर कर लेते हैं, कई बच्चों को थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो उनको 13 घंटे या 14 घंटे भी रुकना पड़ अच्छा सकता सर, है। मेरा सवाल है कि आपसे ये है कि जो आप ये बिल्कुल अलग सिस्टम लेकर आए हैं डे बोर्डिंग का, हम्म इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? मतलब ऐसा क्यों लगा कि ऐसा करना चाहिए? क्योंकि बाकी सब तो 3-4 घंटे में फ्री कर देते हैं बच्चों को क्लासेस देकर, हम्म तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये जो सेगमेंट है ये आना चाहिए कि 12 घंटे का डे बोर्डिंग का? क्या जरूरत पड़ी इसकी? इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है मैं बताऊं आपको। जी, अगर अपन, हमारे भी फाउंडेशन बैच चलते हैं, ठीक है, हमारा भी 4 घंटे का फाउंडेशन बैच है, हम्म, लेकिन फाउंडेशन बैच में केवल टीचिंग हो सकती है। हम्म, हम बच्चे को केवल पढ़ा सकते हैं। हम्म, उस बच्चे को जो कुछ पढ़ाया गया है हम्म, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चे को हमने केवल पढ़ा के छोड़ दिया और उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है, जी, तो उसको नॉलेज तो होगा हम्म, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा उस नॉलेज को। हम्म, यानी कि उसको आ तो सब कुछ रहा होगा, लेकिन वो वहां जब क्वेश्चन उसके सामने होगा ना, तो क्वेश्चन उससे नहीं होगा। तो ये सब बच्चों की डिमांड पे इस सिस्टम को आप लेकर आए थे या फिर ये आपकी खुद की? देखो, इसमें मैं बताऊं, ये मेरे जो पहले से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जी, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये डे बोर्डिंग एक तरीके से देखें तो काफी टाइम से चलता था। सनी पैराडाइज में अपनी कोचिंग थी। जी सर, मैं आपको बताता हूँ, कोविड से पहले वाली बात बताता हूँ कि उस टाइम थोड़ा सा लड़कों में डे बोर्डिंग किस तरीके से था। अपनी क्लास होती थी सुबह, जी, लड़का सुबह 7 बजे आ जाता था, अपना टिफिन लेके आ जाता था घर से। हम्म, उसके बाद में वो वहां बैठ के क्लास ले ली, उसने पढ़ाई कर ली, सारे सब्जेक्ट की क्लास ले ली। उसके बाद में वो वहीं बैठा बैठा प्रैक्टिस करता रहता था क्लास में। जी, अब दोपहर में 3 घंटे का एक ब्रेक होता था जिस टाइम क्लास नहीं होती थी, और वो ब्रेक होता था 12 बजे से 3 बजे के बीच में। 3 बजे बाद में वापस क्लास होती थी, तो जिस टाइम क्लास शुरू होती थी तो उन बच्चों को बाहर भेज दिया जाता था कि भाई अभी क्लास लगेगी तो आप बाहर चले जाओ। तो उस टाइम वो लड़के बाहर जो कॉमन एरिया है, बरामदा है, उसमें बैठे रहते थे, सीढ़ियों में बैठे रहते थे, अपने आप से खुद से डिस्कस करते रहते थे एक दूसरे से। और हमारा पीएसएस भी था जिसमें स्टूडेंट्स जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते थे। तो वहां पर पूरे दिन वो लड़के पढ़ते रहते थे। लाइब्रेरी सिस्टम भी था जिसमें बच्चे पढ़ते रहते थे, लेकिन वो उस टाइम इसी तरीके से इतना मैनेज्ड नहीं था।
मैनेज इन सेंस में जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो। कोई 1 घंटे रुकना चाहिए तो 1 घंटे रुक जाओ, 4 घंटे रुकना चाहिए तो 4 घंटे रुक जाओ। उसमें कोई न कोई टाइम बाउंड काम था, न उनको कोई एक टारगेट दिया जाता था कि आज आपको इतना कवर करना पड़ेगा। तो एक तरह से देखें तो ये ऑलरेडी चल रहा था। अब इस पीरियड में मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके जैसे एक स्टूडेंट पढ़ के निकल गया, अब उसका कोई छोटा भाई पढ़ना चाह रहा है, उसका भांजा है, उसका भतीजा है, या उसका कोई भी रिलेटिव है, ठीक, वो पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिक्कत यही होती है उनके सामने, या सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि सर इसको पढ़ा तो रहे हैं, क्या पता ये पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, कैसे इसकी तैयारी होगी, ये अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, घर जाके पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे हम इस बात में पूरी तरीके से निश्चिंत रहें, पूरी तरीके से एश्योर रहें कि ये क्लास तो इसकी लगी रही है, इसके अलावा ये बाकी टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है जी। हाँ, तो ये आइडिया तो मेरे पहले से भी था थोड़ा थोड़ा दिमाग में, और फिर जैसे मैंने कई लोगों से डिस्कस भी किया, जैसे आप बैठे हो तो आपसे मैंने बात करी, और कोई सर हैं तो उनसे बात करी, तो मैंने कम से कम 5-6 महीने के पीरियड में 15-20 जो हमारे जैसे टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं उनके साथ भी डिस्कस किया। ये कई जगह जैसे डिफेंस की कोचिंग होती है उनमें ऑलरेडी चलता भी है, तो वहां पर भी जाके मैंने थोड़ा सा सोचा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें निकल के आई कि इस तरीके का सिस्टम जिसको अपन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हमने शुरू के 6 महीने एज ए पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही रखा था। अच्छा, इसको हमने 2025 में पिछले साल ही शुरू कर दिया था, और पिछले साल आप ये मान लो कि हमने शुरू के 6 महीने तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा था, जनवरी से लेके मई जून तक, कि भाई अपन देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है जी, स्टूडेंट्स किस तरीके से इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जी, वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है मेरे दिमाग में एक बहुत शानदार प्लान हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स को सूट नहीं करे, स्टूडेंट्स उस तरीके से पढ़ना चाहिए नहीं। लेकिन उस 6 महीने के पीरियड में हमने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के प्रति भी उनका मन हुआ है जी, और वो कहीं ज्यादा बेटर तैयारी कर रहे हैं जो उनकी केवल एक फाउंडेशन बैच में तैयारी हो सकती थी उसकी बजाय। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका। तो सर जो बच्चों को आप 12 घंटे तक रखते हो, ये जरूरी है रखना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर बच्चा अपनी तरफ से सारी चीजों को मेंटेन कर सकता है, अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से सारी चीजों को मेंटेन कर सकता है, वेल डिसिप्लिन्ड है, अपनी तरफ से वो अनुशासित है, अगर सुबह वो 4 घंटे फाउंडेशन बैच क्लास लेके गया है, तो घर पे कम से कम 5-6 घंटे वो पढ़ सकता है, और उनके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारा बच्चा घर पे या पीजी में या हॉस्टल में या लाइब्रेरी में जाके कम से कम डेली 5-6 घंटे पढ़ लेगा, और बच्चे को भी ये लगता है कि वो पढ़ लेगा, और केवल लगता नहीं है, वो एक्चुअल में पढ़ता है, उसके लिए तो जरूरी नहीं है, ठीक है। या उसके जैसे डाउट्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और वो दूसरे दिन आके क्लास में पूछ लेता है, या बाद में किसी न किसी तरीके से उसका सॉल्यूशन कर लेता है, उसके लिए तो जरूरी नहीं है जी। अगर बच्चा अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जहां भी बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, अपनी तरफ से आज के काम को कल पे टाल देता है, उसके सामने टारगेट फिक्स नहीं है, डेली का काम उससे डेली कवर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, उसको बार बार एक तरीके से टीचर की या किसी न किसी गाइड की जरूरत पड़ रही है, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। सर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंसी, इन दोनों का क्या रोल है? मोटिवेशन केवल इंसान की इच्छा शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। मैं मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करूं, इसके लिए मुझे मोटिवेट तो किया जा सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन मैं वो कुछ बड़ा करूं, उसके लिए जो प्रोसेस होगी उसको मैं फॉलो करूंगा जी, यहाँ पर मोटिवेशन काम नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जी, आपने YouTube के ऊपर इलोन मस्क के खूब सारे वीडियो देखे हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल, कि भाई इलोन मस्क कैसे काम करता है, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, आप हद पार करके मेहनत करो, दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। उस वीडियो को सुन के कितने लोगों ने इलोन मस्क बन गए आज तक? नो वन सर, कोई नहीं बनाना। चलो उस चीज को छोड़ दो, अपन कई बार बाजार में किताब भी एक खरीद के लाते हैं, हाउ टू बिकम ए बिलियनियर मिलेनियर,
ठीक है, खरीद के बिल्कुल। लाते हैं ना। जी सर। अब जो पढ़ रहा है उसकी छोड़ दो, जिसने वो किताब लिखी है क्या वो तो बिलियनियर मिलेनियर बन चुका है क्या? नहीं, वो एक राइटर बन के रह वो राइटर बन के रह गया ना। जी। चीजें एक तरीके से आदर्श रूप में कैसे होती हैं और प्रैक्टिकली उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उस चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जी उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी की एक बात बताऊं आपको, जी सर। मोटिवेशन से ज्यादा रोल होता है कंसिस्टेंसी का। इस दुनिया का पूरा जो सिस्टम है ना वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और जो कुछ भी कंसिस्टेंस नहीं है ना वो सारे के सारे हादसे हैं, वो सारे हादसे हैं। कैसे सर? मैं बताऊं, सूर्य डेली उगता है कंसिस्टेंसी, हाँ सर्दी गर्मी बारिश का मौसम आता है कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली। आपकी जितने भी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं अपनी जगह पर वो सारा का सारा कंसिस्टेंस है। धरती अपनी जगह से घूमती है, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस दिन ज्वार भाटा आएगा, ये सारी की सारी चीजें कंसिस्टेंट है। इस पेड़ में कितने दिन बाद में कौन सी सीजन में फूल आएंगे और कौन सी सीजन में फल आएंगे, सारी चीजें कंसिस्टेंट है। बिल्कुल है। ठीक है, ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी चल रही है। अब जो सडनली होता है ना, सडनली आंधी आ गई, बारिश आ गई, तूफान आ गई, मौसम है ही नहीं, ये सारे के सारे हादसे होते हैं जी। ठीक है, अब आप इसको हादसा कह दो और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो आप इसको चमत्कार कह दो। बिल्कुल नहीं समझा आप। लेकिन वो जो सडन होता है ना वो परमानेंट नहीं होता है और उसके आधार पर आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन सडन है। मोटिवेशन आपको केवल इतना कर सकता है कि आप उस काम को करने के लिए आपका मन हो रहा है, आपकी इच्छा शक्ति जाग गई है, आपका जो विल है उसको एक्टिवेट कर देता है। लेकिन उस चीज को कंटिन्यू आपसे करवाने के लिए ऑब्जर्वेशन की और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, तो वो होती है। ठीक है, अब मेरे मन में है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं, ठीक है, अब मोटिवेशन देके मुझे इस इच्छा को बढ़ाया तो जा सकता है जी। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वाला बनने से मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये सारी चीजें मोटिवेशन बता सकता है। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए जो काम मुझे करने पड़ेंगे वो मुझे मोटिवेशन नहीं करवा सकता। बिल्कुल, वो मोटिवेशन से नहीं हो सकते। मोटिवेशन से केवल ये हो जाता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति हमारी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल हो चुकी है, इतना काम होता है मोटिवेशन का। सर अपना जो सेगमेंट है, जैसे कि आपने बताया डे बोर्डिंग का बताया, इसके साथ में आपने बताया कि अपनी फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं 3 से 4 घंटे की, तो सर ऑनलाइन में भी अपना सेगमेंट है क्या? बिल्कुल ऑनलाइन भी है, चौधरी क्लासेज ऑनलाइन में भी है जी। चौधरी क्लासेज फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच है, वो भी है जी। डे बोर्डिंग और जो अपना गुरुकुल सिस्टम है वो डिफरेंट है, इसलिए इसके बारे में अपन ज्यादा बातें कर रहे हैं जी। ऑनलाइन क्लास जैसे बाकी टीचर्स की है वैसे हमारी भी रहती है, फाउंडेशन बैच जैसे बाकी कोचिंग की है वैसे हमारे भी रहते हैं। डे बोर्डिंग और जो ये अपना डे बोर्डिंग मेंटरशिप वाला और गुरुकुल वाला सिस्टम है ये डिफरेंट है, ये नया है और खास तौर से एसएससी रेलवे दिल्ली पुलिस वाले सेगमेंट में तो बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल ही नया है। सर जैसे कि कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो उसका एक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि न्यू बैच चाहिए मेरे को, न्यू बैच चाहिए, नया बैच चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा कोचिंग में गया है तो उसका ये है कि अगर मैथ्स की क्लास चल रही है तो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो अपना जो सिस्टम है उसमें सर जो एक बच्चा ऑलरेडी 1 साल पहले से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा जो बिगिनर है जो अभी आया है, तो उन दोनों के एक ही बैचेस होते हैं या फिर अलग अलग बैचेस होते हैं? किस तरीके से उनकी तैयारी होती है? देखो मैं बताऊं इसमें क्या होता है जी। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सबका तैयारी करने का मकसद तो एक ही होता है कि हमें सिलेक्शन करवाना है। ऑब्वियसली मकसद तो एक ही होता है हमें सिलेक्शन करवाना, लेकिन अभी वो प्रेजेंट में किस लेवल पर है और किस जगह स्टैंड कर रहा है उसके आधार पर उसकी तैयारी होती है। बिल्कुल। अगर वो शुरुआत कर रहा है, पहले उसने कोई तैयारी नहीं कर रही है, तो वो एक लर्नर के तौर पे तैयारी शुरू करेगा। उसको हर चीज को सीखना है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या, यानी उसको हर चीज को सीखना है, उसकी लर्निंग चलेगी। मैं इसको LPP में बांटता हूं हमेशा। ये क्या है सर LPP? लर्निंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। सीखो, प्रैक्टिस करो और उसको एग्जीक्यूट करो, परफॉर्म करो। परफॉर्म कहाँ? एग्जाम हॉल में जाके परफॉर्म करो। ठीक है, अब यहाँ जो अपने टेस्ट लगते हैं, यहाँ जो अपनी प्रैक्टिस चलती है, ये परफॉर्म में नहीं होता है, ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है। यहाँ वाले टेस्ट में आप पूरे में से पूरे ला रहे हो तो भी ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये प्रैक्टिस ही है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है अल्टीमेट परफॉर्मेंस जो आपको एग्जाम हॉल में जाके करनी है। तो लर्न,
प्रैक्टिस हम्म, एंड परफॉर्म, हम्म, LPP। जी। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़का पहले कोचिंग कर चुका है, हमारे पास कर चुका है या कहीं और कहीं कर चुका है, और उसके कंसेप्ट पढ़े हुए हैं लगभग, जैसे ये मानते हैं कि साल भर उसको तैयारी करते हुए हो गए, या हमारे पास में भी कोई लड़का जैसे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था और अब उसको आगे कंटिन्यू रखना है, तो उसमें क्या होता है, हम बैच को 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं जी। जैसे अपना ये डे बोर्डिंग है, इसमें Okay. 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं। जो लड़के अभी केवल लर्निंग प्रोसेस में हैं, वो तो चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हैं। ठीक है। जैसे आज का पढ़ा, शाम को उसी का टेस्ट हो गया, कल जो पढ़ा उसका उसी दिन टेस्ट हो गया, परसों पढ़ा उसका उसी दिन टेस्ट हो गया। तो ये तो चलता है लर्नर्स के लिए, जो सीख रहे हैं फाउंडेशन में वाले। और जो एक बार पढ़ चुके हैं, सिलेबस कवर हो चुका है, उनके टेस्ट चलते हैं अल्टरनेट वे में, उनके टेस्ट अल्टरनेट वे में रहते हैं। एक दिन तो चलता है चैप्टर वाइज और एक दिन चलता है पूरे सिलेबस के आधार पर। जी। ठीक है, क्योंकि एक बार सिलेबस होते ही हम बैचों को स्प्लिट कर देते हैं। एक बच्चा जो लर्निंग बैच में था उसको हम सिलेक्शन बैच में डाल देते हैं उसमें, कि भाई अब तुझे उस प्रैक्टिस को करना है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें 2 महीने में भी रिजल्ट आ सकते हैं, 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, कम ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और इसमें आपको मैं एक खास बात और बताऊं। जी बताइए। ठीक है, अपने जो फाउंडेशन बैच होते हैं ना जी, उनमें ड्यूरेशन होती है 1 साल की। ओके। और अपने ये जो डे बोर्डिंग, मेंटरशिप और ये वाले जो बैच होते हैं, जी, अपना गारंटी बैच भी चलता हाँ है हाँ हाँ, इनको हम गारंटी बैच भी बोलते हैं। जी। गारंटी बैच बोलने का मतलब क्या है, आपके बच्चे के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। अगर कोई बच्चा सिलेक्शन के लायक नहीं है और हमें भी लगता है कि यार इसके ऊपर कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, अब हो सकता है आगे चल के वो उस चीज को झुठला दे, लेकिन एक नॉर्मल देखने से ये पता चल जाता है कि यार ये लड़का सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तब तो हम महीने 20 दिन में उनके पेरेंट्स को भी बता देते हैं, भाई हम आपके बच्चे की गारंटी और जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हाँ, पढ़ा दो भले ही उसको, लेकिन हम गारंटी और जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमने महीने 20 दिन तक कुछ भी नहीं कहा है, उनके पेरेंट्स को किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया है, ठीक है, तो अब जो बच्चा है ना, अब उसके सिलेक्शन में 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, 12 महीने लगे, 15 महीने लगे, 18 महीने लगे, 24 महीने लगे, कितना भी टाइम लगे, उसका सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब इसमें एक चीज और बताऊं जी, कई बार जैसे एसएससी की सीजीएल की एग्जाम के लिए कोई लड़का एडमिशन लेता है जी सर, और उसका तैयारी कराते कराते इस लेवल पर उसकी तैयारी पहुंच गई कि उसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, या उसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, या उसका एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, सीएचएसएल में हो गया, लेकिन अभी उसका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब वो लड़का कह रहा है कि सर मैं तो सीजीएल के लिए आया था और आपने तो मेरा दिल्ली पुलिस में, हालांकि नौकरी तो मेरी लग गई, सिलेक्शन तो मेरा हो गया, लेकिन मैं आया तो आपके पास में सीजीएल के लिए था, मैं तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं तो इंस्पेक्टरी बन के जाऊंगा, कस्टम इंस्पेक्टरी बनूंगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टरी बनूंगा, ठीक है, मैं तो सीएसएस में जाऊंगा, मेरे तो वही ड्रीम पोस्ट है। तो इसमें यह नहीं कि आपका सिलेक्शन पूरा हो गया तो आपसे हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर भी आप हमारे पास में पढ़ने आते हैं, तो हम आपको उस लेवल तक तैयार करेंगे ही करेंगे जिस दिन आपका उस अपने ड्रीम पोस्ट में सिलेक्शन होता है। तो मतलब वापस से दोबारा उसका कोई चार्ज नहीं, उसको कुछ भी दोबारा नहीं देना है, दोबारा कुछ भी नहीं देना है। एक बार एडमिशन हो गया तो देखो, मेहनत उसको करनी है, मेहनत हमें करवानी है, पेरेंट्स का इसमें सपोर्ट चाहिए जी। पेरेंट्स इस बात की जिम्मेदारी ले कि आपका बच्चा आपके प्रति अनुशासित रहेगा, ठीक है, आप जो काम दोगे वो करेगा, ठीक है, और बच्चा भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है जी, ठीक है। तो फिर ये हम तीनों, इसमें 3 पार्टियां बनती हैं, हम, बच्चा, स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स। अगर तीनों मिलके काम करेंगे ना, तो हम साल भर भी लग सकता है, 1 साल 3 महीने, यानी जैसे 15 महीने 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि हर लड़का इंस्पेक्टर बन जाएगा जो मेरे पास में आया, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है। अब कोई 1 महीने के लिए मेरे पास में आया और 1 महीने आके फिर वो चला गया, 2-3 महीने आया और उसके बाद में वो वापस आया नहीं, चला गया। जैसे फाउंडेशन बैच में कोई स्टूडेंट था, 1 महीने 1.5 महीने आया, फिर वापस चला गया, फिर वापस आया नहीं, देखो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो स्टूडेंट 1 साल रुक गया,
वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। एक्चुअल में कोचिंग फील्ड अगर डेवलप हुआ है ना, क्योंकि सर मैंने जितना देखा है, जितना सुना है, जैसे अगर किसी को बताते हैं कि हम डेली टेस्ट लेते हैं, तो बच्चा उसको मजाक में लेता है। तो या तो अवेयरनेस की कमी है, या फिर हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसा भी कहीं होता है। सर आपको एक बात अजीब सी लगेगी, जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी सर। जो लड़का नीट के लिए तैयारी कर रहा है, हम्म। जो लड़का आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ओके। और एक लड़का इधर नौकरी लगने के लिए तैयारी कर रहा है, जी। जिसको अभी एग्जाम में सेलेक्ट होते ही नौकरी लगेगी, हम्म वो लड़का तो केवल एडमिशन के लिए तो तैयारी कर रहा है ना, नौकरी नहीं लग रही है। नहीं नहीं नहीं। वहां पर सिलेक्ट होने के बाद में भी उसको 4 साल 5 साल कॉलेजेस में 6 साल 7 साल तक उसको जी। पढ़ाई करनी है, उसके बाद में कोई नौकरी वगैरह की बात आती है। ठीक है, वो लड़के जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, कोचिंग वाले उनसे ज्यादा मेहनत करवाते हैं। डेली पढ़ाया जाता है, डेली उसका टेस्ट होता है, डेली प्रॉब्लम डिस्कशन होती है, डेली उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाता है। वहीं लड़कों को पूरे दिन रख के तैयार किया जाता है। स्कूलों में भी हो रहा है सर, मेरे कम से कम 4-5 ऐसे स्कूल ओनर हैं जानकार जी, जो अपना डे बोर्डिंग सिस्टम स्टार्ट होने के बाद में मेरे से मिलके गए, यहाँ उन्होंने ये सिस्टम देखा। अब उनके 10वीं और 12वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स के जो अभी क्लासे हैं, तो उन्होंने वहां पर भी डे बोर्डिंग चालू कर दिया है। अच्छा, वहां पर भी डे बोर्डिंग चालू कर दिया। अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ये पॉडकास्ट आगे जाएगा तो इसको देखने के बाद कोचिंग सेगमेंट में भी इन चीजों में बदलाव आने वाला है। कोचिंग वाले सर तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको एक प्रेशर नहीं आएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जी, और मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा के ही मेरा काम चल रहा है, और मैं पूरे दिन का सरदर्द क्यों मोल लूंगा? नहीं, जैसे कि सर आपने बताया कि स्टूडेंट्स में भी कुछ फर्क आया है कि जैसे आपने बताया कि कोविड से पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर एक अग्रेसिवनेस थी, एक आग थी कि हाँ हमको कहीं भी पढ़ लेंगे, सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन सर जो आज का स्टूडेंट है वो फैसिलिटीज ज्यादा देखता है कि क्लासरूम कैसा है, चमक दमक के पीछे ज्यादा भागता है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि बच्चे चेंज हुए हैं या जनरेशन का फर्क है या फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए? इसमें देखो सर, मैं बताऊं क्या होता है जी। बच्चा वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है और जो चीजें उसके सामने पेश की जाती है। जी। आपको 2 तरह की कोचिंग मिलेंगी। एक वो कोचिंग मिलेंगी जो टीचर्स की कोचिंग है जी। और दूसरी वो कोचिंग मिलेंगी जो इन्वेस्टर्स की कोचिंग है। जी। कोचिंग तो आजकल शेयर मार्केट में उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। कोचिंग के तो शेयर जारी किए जा रहे हैं, कंपनी के तौर पे उसको रखा जा रहा है। जी। पूरे ऑल इंडिया उसकी ब्रांच खोली जा रही है। ठीक है, उसके शेयर आपको फ्रेंचाइजी दी जा रही है। जैसे कई कोचिंग है, जैसे पहले अनअकैडमी का हुआ था, पीडब्ल्यू का हुआ है, फ्रेंचाइजी दी जा रही है। ठीक है, अब जबकि है क्या, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसका पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, तो वो अपने टीचर्स को तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसी नाम से उसी फ्रेंचाइजी लेके कोई दूसरा कहीं कोचिंग चला रहा है, तो वहां वो टीचर तो नहीं आ सकता ना। नहीं, अब वो तो उस नाम का फायदा उठाया जा रहा है, बिल्कुल नाम का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब ये एजुकेशन में भी हो गया है, तो इसको देखो एक्सेप्ट तो अपने को करना ही पड़ेगा। अपन ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ऐसे अपन इसमें चीज में नहीं जा रहे। अपन केवल ये देख सकते हैं कि अपने लिए द बेस्ट क्या रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, वो कोचिंग अच्छी है जो अपनी तरफ से पढ़ाता भी अच्छा है और आपके बच्चे से ज्यादा मेहनत करवा दे। जी। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से पढ़ा दिया और उसके बाद में आप फ्री हो गए। अब कोई कोचिंग अच्छी है या नहीं है, इसका एक ही पैमाना है, आपके बच्चे को हर चीज बढ़िया समझ में आ जाए, या बच्चों को खुद भी सोचना है कि उसको हर चीज समझ में भी आ जाए, और उसके बाद में आपसे प्रैक्टिस और मेहनत कितनी करवाई जा रही है। जी। ठीक है, अगर अपन पूरे दिन के शेड्यूल को माने तो 8 घंटे तो आदमी के सोने के मान लो जी, 2 घंटे नहाने धोने के मान लो, 2 घंटे खाने पीने के मान लो, तो 8 2 10 और 2 कितने हो गए 12। अब बाकी जो 12 घंटे है ना, उस 12 घंटे में से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो क्लास हुई, उस 12 घंटे का मैक्सिमम यूज आपसे कौन करवा रहा है, वही कोचिंग सबसे बढ़िया है। एक सर जैसा कि देखा जाता है कि पेरेंट्स का कि बच्चा 18 साल का हुआ, 19 साल का हुआ, स्कूलिंग उसकी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद बच्चों को भेज दिया जाता है कि जाओ तुम कोचिंग्स देख लो। तो इसमें पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बच्चे के साथ आकर कोचिंग का एक बार माहौल देखें, वहाँ का मैनेजमेंट देखें, वहाँ पे बातचीत करें,
या फिर वैसे बच्चे को भेज देना ही सफिशियंट होता है कि ठीक है ये पैसे पकड़ और तू देखते रहा? नहीं, पेरेंट्स आते भी हैं बच्चों के साथ में, जी। पेरेंट्स आते भी हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है हम्म। कि आज टाइम में पेरेंट्स इतने असहाय से कैसे हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। 2-3 दिन पहले एक पेरेंट्स आए थे, मतलब फादर ही थे, ठीक है। और बच्चा उनके साथ में था। हम्म। तो उसको किसी ने बताया अपने डे बोर्डिंग के बारे में, गुरुकुल के बारे में। हम्म। तो वो आए थे, बात हो गई, फीस वीस क्या रहेगी, सारी चीजें हो गई। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब थोड़ा सा मैंने भी उस बच्चे से पूछ लिया हम्म। कि भाई आपको टेबल कहाँ तक आती है, पहाड़े कहाँ तक आते हैं? हम्म। बोल सर 10-11 तक आते हैं। हम्म। वो स्क्वायर कहाँ तक याद है? हम्म। बोलो सर 10 तक स्क्वायर याद है। हम्म। वो क्यूब कहाँ तक याद है? हम्म। बोल सर क्यूब तो याद नहीं है। हम्म। ठीक है। और उसके जस्ट 2 या 3 मिनट बाद में हम्म। उसके फादर ये कह रहे हैं हम्म। कि सर ये 3 दिन डेमो लेके देखेगा। वो क्या ही जिस डेमो लड़के लेगा को सर? 10-11 तक पहाड़े आते हैं, 10 तक के स्क्वायर याद है, हाँ। क्यूब उसको आते नहीं है, जी। अब वो लड़का अगर 3 दिन डेमो लेके देखेगा हम्म। तो वो कैसे जज करेगा कोचिंग को? सबसे बड़ी बात तो यही है, बिल्कुल। वो कैसे जज करेगा? कर ही नहीं सकता। ठीक। अब फिर आप ये कह सकते हो कि सर फिर तो आप डेमो वाले सिस्टम को गलत मान रहे हो। कुछ टाइम पहले की बात है, एक स्टूडेंट आया, जी। बोले सर मेरी कोचिंग हो गई है, हम्म। मैंने एक बार कोचिंग पढ़ ली है, हम्म। तो अब मैं केवल बस ऐसे कंटिन्यूटी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। हम्म। वैसे पढ़ तो मैंने पूरा लिया है, हम्म। तो मैं कोचिंग का नाम नहीं बताऊं, ऐसे मैंने पूरी बात पूछ ली। हम्म। अब पूछते पूछते मैंने ये भी आ गया कि आपने प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। हम्म। क्योंकि जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात ही पूछ लेता हूँ ज्यादा, तो हम्म। कि प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए। हम्म। बोल सर प्रीवियस ईयर के नहीं, वो 2025 में हम्म। एसएससी और रेलवे की जो एग्जाम्स लगी हैं, हम्म। क्या वो सारे क्वेश्चंस या सारे पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए? हम्म। तो नहीं सर वो तो नहीं किए। वो 2024 वाले वो भी नहीं किए, 23 वाले वो भी नहीं किए, 22 वाले वो भी नहीं किए, 21, 20, 18, 17, 19, ऐसे चलते चलते हम्म। आप किस आदमी की तैयारी कैसी है हम्म। और वहां कोचिंग में उसको कितना अच्छा पढ़ाया गया है, हम्म। इसका एक पैमाना हो सकता है जी। कि उस लड़के से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। या जो उसको क्लास में पढ़ाया गया है वो तो क्लियर है, लेकिन Obviously। जैसे ही उसको पेपर दिया जाएगा उससे होगा या नहीं होगा। ठीक है। या फिर उसके 2-4 टेस्ट लेने से पता चल लेता है। बिल्कुल। अब ऐसे एक ऑटो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ऐसे लगता है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे सर ने पढ़ाया था वो बहुत अच्छा पढ़ाया था, हम तो हर सवाल को ट्रिक से कर लेते हैं, एकदम चुटकियों में हल कर देते हैं। लेकिन चुटकियों में हल वही क्वेश्चंस कर पाते हैं जो हमें क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, और जो सीट हमें दी गई है उस सीट के क्वेश्चंस तो कर पाते हैं। जी। रैंडम मेरे सामने पेपर दे दिया जाए एसएससी का, रेलवे का पेपर दे दिया जाए, 5 साल पुराना कोई पेपर एग्जाम में आया था वो दे दिया जाए, 2 साल पीछे 2023 का पेपर दे दिया जाए, 2024 का पेपर दे दिया जाए, 2025 का एक रैंडम पेपर निकाल के कोई सा भी दे दिया जाए, बोलो इसको सोल्व कर। जी। वहां पर सर ट्रिक्स आपकी यूटिलाइज ही नहीं है। फेल हो जाती है, वहां पर बिल्कुल ट्रिक्स बिल्कुल। नहीं यूज होती है। हाँ यूज होती होंगी, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में। हम्म। मैथ्स के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनमें से 5, 7, 8, 10 तक ही हो सकते हैं, यानी 50% तक का आप काम हो सकता है ट्रिक से कवर कर लो, और उससे कुछ लेकिन होना नहीं है। उससे सिलेक्शन होना नहीं है। बाकी 50% के लिए तो आपको आपकी जम के मेहनत की हुई होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। एक सर जैसे कि हमारे सामने एक चैलेंज भी आता है कि आज के टाइम पे जो पेरेंट्स है जब भी कोचिंग में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो फीस के नाम पे बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ऑनलाइन बैच ले लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो क्या सर ऑनलाइन बैच लेके तैयारी नहीं की जा सकती क्या? यहाँ देखो पे आप पेरेंट्स को लापरवाह कहेंगे या फिर क्या कहेंगे आप? देखो मैं बताऊं आपको, जी। बार्गेनिंग करना तो अपना अधिकार है सबका, बिल्कुल। और अपनी सबकी ये कोशिश भी होती है कि जितना हम कम करवा सकते हैं उतना कम करवाएं, ठीक है। लेकिन कम करवाने के लिए कभी भी कंप्रोमाइज न करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जी। जो काम या जो बैच या जो कोचिंग आपको पसंद आ गई है उसी से कम करवाएं, बिल्कुल। उसी के साथ में बार्गेनिंग करें, उसको जितना आप मिनिमम करवा सकते हैं उतना मिनिमम करवाएं। ऐसे नहीं कि आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन तो ये था और आप बार्गेनिंग में और कम करवाने के चक्कर में कहीं कंप्रोमाइज करा के दूसरे के उस बच्चे को पढ़ाए, वो कंप्रोमाइज अच्छा नहीं होता। और सबसे पेरेंट्स जो बच्चों को सलाह देते हैं कि बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हाँ घर पे रह के भी पढ़ाई की जा सकती है, लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई की जा सकती है, 3-4 हजार में कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज लेके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, तो क्या ये ठीक है?
इसमें दोनों चीजें आती हैं। जी। कई जगह तो ऐसा भी होता है हम्म। कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास ले लो और बच्चे कहते हैं कि हम ऑफलाइन लेंगे। हम्म। और कई जगह उल्टा भी होता है, हम्म। पेरेंट्स कहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ लो, लेकिन हम्म। बच्चे कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ लेंगे। इस जी। दोनों ही तरह होता है। हम्म। मैं आपको ऑनलाइन का एक सिस्टम बता देता हूँ। जी। ऑनलाइन गलत नहीं है, सही है। हम्म। गलत नहीं है, सही है। ठीक है। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने हम्म। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं हम्म। उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, और हम्म। सही है बिल्कुल भी। हम्म। लेकिन ऑनलाइन तभी तक यूजफुल है हम्म। जब तक या तो ऑनलाइन लेना आपकी मजबूरी हो, हम्म। जैसे आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो हम्म। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैच आके ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। या आप जैसे डिफेंस के रिटायर होने से पहले वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं जी। उनके लिए, हम्म। या जैसे कोई लड़की है उसकी शादी हो गई, ससुराल में आना जाना वो रहता है, वहां पर उसको टाइम उनके लिए, हम्म। ठीक है। या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, साथ साथ में तैयारी जारी रखते हो, जी। उनके लिए, ठीक है। ठीक है। या फिर आप इतने मेच्योर हो, हम्म। ध्यान देना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता जी। रहा हूँ ये ध्यान रखना, जी। या आप इतने मेच्योर हो जी। कि आप अपने पूरे दिन को खुद मैनेज कर सकते हो, हम्म। ठीक है। कितने घंटे सोना है, कितने घंटे टाइम कहाँ देना है, कितने घंटे मुझे क्लास लेनी है, कितने घंटे अपनी तरफ से पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट मुझे लगाने हैं, किस किस तरीके से मुझे क्या करनी है, आज का मेरा शेड्यूल क्या है, आज का शेड्यूल मुझे शाम तक पूरा कंप्लीट करना है। आप इतने वेल डिसिप्लिन्ड हो, जी। अपने आप खुद अपने पूरे दिन को अपने हिसाब से मेंटेन रख सकते हो, तब तो ऑनलाइन ले लो। लेकिन अगर आप में अभी मेच्योरिटी का ये लेवल नहीं आया है, ठीक है, आप कंटिन्यू एक प्रोसेस को 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन से ज्यादा फॉलो कर ही नहीं सकते हो। चलो बच्चों की छोड़ दो, आप खुद के ऊपर एक बार लेके सोच के देखो, जी। आपने अपनी जिंदगी में अब तक कितने रिजोल्यूशन और संकल्प लिए होंगे? ऑब्वियसली बहुत सारे लिए, बहुत सारे लिए बचपन से लिए ना। स्टार्ट हो जाते हैं। चलो, और बहुत बड़े बड़े संकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन टाइम टेबल तो सबने बनाया होगा ना, नॉर्मली सब बनाते ठीक है ना, हैं, कि मैं स्कूलिंग 6 घंटे में, पढ़ूंगा, 7 कॉलेजेस घंटे में। पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। जी। वो टाइम टेबल लगातार 7 दिन तक किस किसने फॉलो कर लिया? 2 दिन तक ही मुश्किल से होता है। चलो मैं कहता हूँ 7 दिन तक कर लिया, ठीक है। 2 वीक तक किसने कंटिन्यू फॉलो कर लिया? बहुत रेयर चांसेस होते हैं। नहीं हो पाता नहीं सर। तो अगर आप ये कर सकते हो कंसिस्टेंटली, लगातार, खुद को डिसिप्लिन्ड वे में रखते हुए, लगातार काम अपने खुद को मैनेज कर सकते हो, तब तो आपके लिए ऑनलाइन ठीक है। अच्छा, उसके बाद में भी एक चीज और आ जाती है जी। ऑनलाइन में, टीचिंग तो हो जाती है, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस का क्या करेंगे सर? प्रैक्टिस का क्या करेंगे? नहीं करेंगे। मैं एक बात हमेशा आपको बोलता हूँ जी। ऑनलाइन में आप टीचर को पढ़ाते हुए, समझाते हुए और क्वेश्चंस करते हुए देखते हो, और वो कंसेप्ट भी बताते हैं कि ये कंसेप्ट लगाया और ये ट्रिक लगाई है मैंने, लगाई है ना। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बैटिंग करता हुआ देखकर कितने लोग बैट्समैन बन गए आज तक? बैटिंग करता हुआ देखकर। नहीं सर, कोई सुनने में नहीं टीवी आया के ऊपर ऑनलाइन ही तो देखते हैं ना उनको, बिल्कुल सर। उनको ऑनलाइन बैटिंग करते हुए देखते हैं ना, बिल्कुल। चौके कैसे लगा रहे हैं, छक्के कैसे लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना। जी। कितने लोग बैट्समैन बन गए आजकल, उनको केवल देख देख, प्रैक्टिस नहीं करवाई, प्रैक्टिस नहीं करवाई है, केवल उनकी क्लास ले लेके भाई ये कैसे बैटिंग करते हैं, फ्रंट फुट पर कैसे खेलना है, बैक फुट पर कैसे खेलना है, ठीक है। इसको देख देख कर कितने बैट्समैन बन गए? नहीं बने ना, कोई नहीं बना। चलो ठीक है। युवराज सिंह के सिक्सर सबने देखे हैं अपन ने, एक ओवर में 6 सिक्सर लगाए थे। युवराज सिंह कैसे खेलता है ये भी हमने सब देखा है। कोचिंग तो उसने अभिषेक शर्मा को ही दी है ना। बिल्कुल। कोचिंग दूसरी चीज होती है सर, कोचिंग दूसरी चीज होती है। ऑनलाइन में ऑफलाइन का जो डिफरेंस होता है ना, वो वही डिफरेंस होता है जो नोइंग में और डूइंग में डिफरेंस है। जी। मैं क्या क्या जानता हूं और मैं क्या करता हूं, इसके बीच का बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक थोड़ा सा सोचो जी, आपको योग करना है, योगा, आजकल योगा बोलते, पहले योगा बोलते, आपको योगा करना है जी। अब उसके लिए अपने जैसे पतंजलि पीठ के बाबा रामदेव हैं, उनका योगा का यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाता है, उनकी सीडी लाके आपने लैपटॉप में लगा ली और आप डेली उनकी 1 घंटे की योगा क्लास देखते हो और घर पे खुद प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। कितने लोग इस तरीके से योगा कर लेते हैं, आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक देख लोगे जी। क्या उससे सीडी के ऊपर देखकर या यूट्यूब के ऊपर बाबा रामदेव को योगा करते हुए देख कर कितने लोग योगा में या योग में एक्सपर्ट बन गए? बताइए आप। नहीं बने ना, कोई नहीं बनाना। लेकिन वही आदमी 1 महीने के लिए उनके पतंजलि
जो पीठ है जहाँ वो हम्म, हरिद्वार में है, हम्म, 1 महीने के लिए वहाँ एडमिशन ले ले और 1 महीने वहीं रहे। जी वो 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठे, 4 बजे से 6 बजे तक क्या प्रोसेस होती है, पूरे दिन उस आश्रम की जो दिनचर्या है उसको फॉलो करे। जितने वो वहाँ आसन करवा रहे हैं वो आसन करे, सारा का सारा उस डिसिप्लिन वे में 1 महीने काम करे। तो क्या वो जो घर पे उसकी सीडी या डीवीडी देख के या उसका जो यूट्यूब के ऊपर देखकर सीख रहा है जी और वो उसके वहां पर जो पतंजलि पीठ में 1 महीने तक रह के सीख रहा है, जी क्या दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं हो सकते सर। नहीं कर सकते ना। तो यही ऑफलाइन का और ऑनलाइन का है। ऐसे मेरी क्लास ऑनलाइन भी तो रहती है ना, बिल्कुल सर। तो फिर ऑनलाइन ऑनलाइन में मेरा सुपरविजन क्या है? मैं एक बच्चे को पढ़ा बहुत कुछ सकता हूं, सिखा सब कुछ सकता हूं, उससे करवाऊंगा कैसे? उससे करवाऊंगा कैसे? मैं ये कैसे बताऊंगा कि तू गलती कहां कर रहा है, तू मिस्टेक कहां कर रहा है, तू इसको ऐसे कर ले। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई, द्विघात समीकरण पढ़ाई। अब उस द्विघात समीकरण के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट लागू होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से ट्रिक हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है नहीं लगता है, अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। अपनी तरफ से 5-7 एग्जाम्पल्स भी करवा दी। अब मैंने बच्चों को 50 क्वेश्चंस दे दिए और पीडीएफ फॉर्म में दे दिए ऑनलाइन में करने के लिए। अब उनमें से किसी से हो रहे हैं, किसी से नहीं हो रहे हैं, कोई कुछ गलती कर रहा है, कोई कुछ गलती कर रहा है, कोई कुछ गलती कर रहा है। उन चीजों को मैं ऑनलाइन कैसे मैनेज करूंगा? बिल्कुल उन चीजों को मैं ऑनलाइन कैसे मैनेज कर लूंगा? लेकिन वही बच्चा अगर मेरे पास में वहां डे बोर्डिंग में रह के पढ़ रहा है तो वो जो गलतियां करेगा उस गलतियों का मुझे पता रहेगा और वो गलतियां मैं सुधरवा दूंगा उससे, बिल्कुल ताकि वो गलतियां उससे आगे दोबारा न हो और एग्जाम हॉल में वो गलतियां न हो। अभी के लिए सर जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी की भी चलती हाँ, है। एसएससी जीडी है, हाँ। रेलवे एनटीपीसी है, तो इनके आगे भी लिए वैकेंसी आती तो रहती है। इनके लिए अभी अपने पास करंट में क्या प्लान है सर? प्लान देखो, जो कर रहे हैं, जिनको अभी फॉर्म भर दिए, एनटीपीसी के तो फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं, जी सर। एसएससी जीडी की अभी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बच्चे कर रहे हैं अलग से, ऑलरेडी चल रहे हैं इसमें। दिल्ली पुलिस के भी एनटीपीसी के एग्जाम बैच आने हैं, वाले दिल्ली पुलिस के बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, एसएससी जीडी के बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। हैं। और सर देखो मैं बताऊं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है बता दो? प्लानिंग ही हो रही है प्लानिंग ही हो रही है। प्लानिंग करो, ये प्लानिंग एक बार होती है, बिल्कुल उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। ऑब्वियसली हर आदमी प्लान बना रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं किसने कहा था हाँ। कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कानून है। भारत ऐसा देश है जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कानून है, लेकिन सबसे खराब एग्जीक्यूशन है। जी आपके कानून जो है ना वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनका पालन है ना उस मामले में अपन सबसे खराब है। अपन कानून का पालन ही नहीं करते। अब वो कितना ही अच्छा कानून हो, अगर जनता उसका पालन नहीं कर रही है, सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, तो वो कानून कोई काम का ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। क्या काम का है वो? तो ये यहाँ पर भी हो रहा है। मेरी प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिकड़ा, ठीक है। उसको मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अब नॉर्मली टीचर्स की भी एक लिमिट होती है, पेरेंट्स की भी एक लिमिट होती है जी। और स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते। अब केवल फाउंडेशन बेस्ड सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है तो टीचर केवल पढ़ा ही सकता है, गाइड ही कर सकता है कि आपको ये करना चाहिए। जी। पेरेंट्स है वो उसके लिए वो सारी चीजें अवेलेबल करा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, फीस दे सकते हैं, उसके रहने खाने का खर्चा दे सकते हैं, अपनी तरफ से सर्च करके अच्छी कोचिंग दे सकते हैं। लेकिन उसके पास में बैठे रह के उसको पढ़ा तो नहीं सकते ना, न टीचर्स उसको पास में बैठ के पढ़ा सकते हैं। एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं चीजें, एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। मैं कल भी सुन रहा था एक टीचर का, आपने मेरे पास में भेजा था उसका पॉडकास्ट, तो उनमें उन्होंने पहला सवाल यही किया था, वो 2 टीचर्स की आपस में कन्वर्सेशन थी, तो उसमें पहला सवाल ये किया था कि सर कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? बिल्कुल सर। तो जितने भी आप टीचर्स के पॉडकास्ट देख लीजिए, टीचर्स के मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, उनमें एक ही बात निकल के आती है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो होगा कैसे? एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी चीजें, इसके लिए किसी के पास में कोई प्लान नहीं है, और अगर प्लान है तो भी उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। और अपना वाला जो ये डे बोर्डिंग सिस्टम है, आप ये मान लीजिए ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जितने भी टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो जो कहते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए,
वो हम एग्जैक्टली कर रहे हैं। जी जो होना चाहिए जी वो हो रहा है, बस ये फर्क है, डिफरेंस है एक नॉर्मल फाउंडेशन बैच या ऑनलाइन बैच में और अपने डे बोर्डिंग बैच में। जी बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और यहाँ वो सारी चीजें हो रही है। एक सर आज के ये टाइम फर्क पे है। आज के टाइम पे बच्चा बोलता है कि काफी टाइम पढ़ लिया, मूड नहीं है, मन नहीं है पढ़ने का, तो इसको कैसे बीट करेगा? मन नहीं है, मूड नहीं है। जी मैं आपसे एक बात पूछूं, जी आपके बड़े भाई एयरफोर्स में है ना? नेवी में सर। नेवी में है? जी नेवी में है। हम्म, इनके बड़े भाई नेवी में है, हम्म, ठीक है। आपके बड़े भाई की ड्यूटी भी आती होगी। बिल्कुल सर। उन्होंने कितनी बार कहा कि आज मेरा ड्यूटी पर जाने का मूड नहीं है? नहीं सर, वो तो एक्शन हो जाएगा फिर। एक्शन हो जाएगा ना। बिल्कुल। अब वो बच्चा कह रहा है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो उसके ऊपर क्या नुकसान हो रहा है? उसको इमीडिएट नुकसान क्या हो रहा है? अगर नुकसान होगा तो वो बाद में उसको महसूस होगा, इमीडिएट नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। तो नहीं पड़ेगा तो भी उसका क्या बिगड़ रहा है? कुछ भी नहीं। जहां जहां आदमी का बिगड़ता है ना या उसका नुकसान होता है ना, उन चीजों के लिए वो अवेयर होता है, या जहां उसको तुरंत फायदा होता है उस चीजों के लिए अवेयर होता है। इमीडिएट जो चीजें वर्क करती हैं अपनी लाइफ में, इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके लिए हम अवेयर होते हैं, और जिन चीजों के रिस्पॉन्स या जिन चीजों के रिएक्शंस कॉन्सिक्वेंटली आते हैं, बाद में आते हैं, उन चीजों के या उन बातों के लिए हम लापरवाह होते हैं। बेसिकली सर एसएससी में सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना इनफ रहता है कि हाँ इतने में सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने आपको बताया था शुरू में, 8 घंटे सोने के निकाल दो, 2 घंटे नहाने धोने के निकाल दो, 2 घंटे खाने पीने के निकाल दो, 12 घंटे निकाल दिए, फिर बाकी 12 घंटे पढ़ो आप। एक सर जैसे माता पिता बच्चे को बाहर तैयारी के लिए भेजते हैं, तो उनको, जैसे कि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि एक अलग ही दबाव रहता है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद माँ बाप कहना स्टार्ट कर देते हैं कि कितनी तैयारी बाकी है, कितनी कोचिंग बाकी है। तो ये प्रेशर कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? प्रेशर की एक बात बताऊं मैं आपको जी। एक बच्चा जो ग्रेजुएट होता है, तो आप ये मान लो कि अगर उसने केवल बीए, बीएससी या बीकॉम भी किया है ना जी, तो 12 के बाद में 3 साल, 15 साल, बिल्कुल 15 साल तो उसके कम से कम ग्रेजुएशन में गए हैं। जी सर। उसमें मैं एलकेजी यूकेजी को तो जोड़ ही नहीं रहा हूँ, पहली क्लास से जोड़ा है। आजकल एलकेजी यूकेजी को जोड़ लें तो 2 साल और मान लो, कितने हो गए? 17 साल। उस पीरियड में अगर उस लड़के ने नीट की या आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करी है तो 1-2 साल और जोड़ लो उसमें। बिल्कुल। सीएसीएस की तैयारी करी तो 1-2 साल उसमें और जोड़ लो, ठीक है। ये इसको पढ़ते हुए 17 साल 18 साल हो चुके हैं इस बच्चे को जी, ठीक है। 17-18 साल में कभी चिंता नहीं रही कि इस बच्चे का कैरियर क्या है, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है। और अब जब ये अपने कैरियर के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने लगा है तो आपको 2-3 महीने का 6 महीने का सब्र ही नहीं है, ठीक है। बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाओ, आप उसके ऊपर अपने ऑब्जर्व रखो जी, उसका ध्यान रखो। प्रेशर इस तरीके से नहीं बनना चाहिए, आप उसके ऊपर नजर रखो, ऑब्जर्वेशन करो उसके ऊपर ध्यान रखो। आप ये ध्यान रखो कि ये डेली क्लास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल सर। ठीक है। ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको डेली वो घर आके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। आप कम से कम महीने में एक बार तो आप उसका जो स्टडी मटेरियल है, जो उसको पढ़ाया जा रहा है, जो उसकी नोटबुक है, उनको आप चेक भी करो कि आज क्या पढ़ाया है, आज क्या क्या पढ़ा दिया, इस 1 महीने में तुझे क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम महीने 20 दिन से तो एक बार जरूर पूछो। एक चीज और होती है जी, पेरेंट्स अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवा दिए, उसके बाद में कभी वो दोबारा जाके कोचिंग में जाके पूछते भी हैं क्या कि सर इसकी तैयारी कैसी है? नहीं सर। इसको आपने क्या क्या पढ़ाया है? मैं मान लेता हूं कि जिनके पेरेंट्स अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, किसान हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है, एक सर आज के टाइम पे ये भी माना जाता है कि जहाँ ज्यादा भीड़ होगी, जिस क्लासरूम में 700-800 का बैच बना हुआ है, वहां पे उसको पहले प्रेफर किया जाता है, वहां उसको मैं सारी बातें बता देता हूँ। जी, पहले वो कंप्लीट कर दो फिर इसके बाद मैं ये बता दूं। अब एक बार कम से कम पेरेंट्स को जाके कोचिंग संस्था से पूछना तो चाहिए, सर इसकी तैयारी कैसी है, ये पढ़ने में कैसा है। आपको पता चलेगा कि कोचिंग संस्था को पता भी नहीं होता है कि वो स्टूडेंट उनका
रेगुलर एग्जैक्टली क्लासरूम आ रहा स्टूडेंट है है या आ रहा नहीं है। है। हाँ ठीक है, आप, मैं सबकी तो नहीं कह रहा हूँ, जी। लेकिन 90% कोचिंग ऐसी हैं, हम्म। ठीक है ना, जहां आपने एक बार एडमिशन करा दिया, उसके बाद में आप एक दिन भी मत जाओ, उनको पता ही नहीं है उनको कुछ, पता भी नहीं है, और ना वो कोई आपको रिकॉर्ड है सिंगल उनके कॉल तक पास। नहीं करेंगे जी। कि आप एडमिशन करा गए थे, आप क्लास लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता उनके पास कि कोई बच्चा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। रिकॉर्ड है तो भी उनको जो फीस जमा होनी थी उनकी फीस आ गई है, अब उनको नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स भी एक बार एडमिशन करवा के आ जाते हैं, फीस जमा करा दी, पैसे लग गए, उसके बाद में पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं जैसे गंगा जी नहा लिए। ऐसे नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जहां दे रहे हो, बिल्कुल, वहां उसके ऊपर काम क्या हो रहा है। जी सर। रही बात भीड़ की, हम्म तो एक बात मान के चलो, जिसके पास में भीड़ है ना, उसका कोई न कोई तो रीजन होगा, बेवजह तो भीड़ नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, टीचर अच्छा पढ़ाता ही होगा, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, या लोगों के उसमें छवि अच्छी होगी, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो भीड़ होगी। जी सर। या कोई और भी कोई कारण हो सकता है। ठीक है, बेवजह तो भीड़ नहीं होती है। बिल्कुल सर। लेकिन उसमें फिर एक बात घूम फिर के फिर वापस आती है। ठीक है, वहां आपका बच्चा केवल देख के आ रहा है, या आपके बच्चे से मेहनत करवाई जा रही है। देख के आ रहा है या केवल मेहनत करवाई जा रही है। बिल्कुल, जादूगर ओपी शर्मा का शो देख के आना और क्लास में देख के आना, बिल्कुल डिफरेंट, ये लगभग सिमिलर से हो जाते हैं, अगर आप केवल वहां क्लास देख के आ रहे हो तो। ठीक है, आपका बच्चा वहां क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है क्या, चलती हुई क्लास में पूछ सकता है क्या, क्लास के बाद में उसके पास में क्या सुविधाएं हैं पूछने के लिए। ठीक है, कोचिंग वालों को इस बात का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं कि भाई होना तो ये चाहिए कि जितने ज्यादा बच्चे हों, हर 20-25 बच्चे के ऊपर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 बच्चों के ऊपर एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखे, पूरा ध्यान रखे कि ये पढ़ने में कैसा है, इसको कहाँ कहाँ दिखे, और वो स्टूडेंट भी उससे जाके पूछ सके कि भैया ये सवाल नहीं आ रहा है, सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैडम ये सवाल नहीं आ रहा है, ये सवाल कैसे होगा। तो चाहे आपके पास में 1000 स्टूडेंट्स का बैच हो, चाहे 5000 स्टूडेंट का बैच हो, ये मैटर नहीं करता है। आपका जो एक सिंगल बच्चा भी उस बैच का जो है, उसको जो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उस संस्था को पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। अगर वो सिस्टम नहीं है ना, तो आपके पास में अगर 5 बच्चे भी आ रहे हैं ना, तो भी वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो। और अगर आपके पास में 5000 बच्चे भी आ रहे हैं और फिर भी आप एक एक स्टूडेंट के लिए इन चीजों की आपके पास में व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बिल्कुल। पेरेंट्स को सर कैसे पता चले कि कोचिंग वास्तव में जेन्युइन है या फिर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है? मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में। इसका एक ही पैमाना होता है कि किसी सीनियर को साथ में लेके जाएं। सीनियर को साथ में लेके जाएं जी। और पहले क्या था, जिस किसी ने आपको सजेस्ट किया है किसी पर्टिकुलर कोचिंग के लिए जी, उस खुद ने वहां पर पढ़ाई करी है, क्लास ली है, या वो भी किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू आपको गाइड कर रहा है। जी जी जी। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया तो यही हो सकता है कि आप 2 या 3 दिन का डेमो क्लास वहां ले ही रहे हो। आप कोचिंग से ये भी मांग कर लो कि सर आपकी ये डेमो क्लास तो चलो ठीक है, सुबह 9 से 10 9 से है ये, मैं आपके रनिंग बैच में 2-3 दिन बैठ के देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो आपका ऑलरेडी रनिंग बैच है ना, जो आपने डेमो क्लास नहीं है, उसमें किसी बैच में मैं 2 दिन 3 दिन क्लास लेके देखना चाहता हूँ कि आप डेमो में इतना अच्छा पढ़ाते हो या आप हर दिन इतना अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी टीचर का कोई सेक्शन या कोई पार्ट या कोई चैप्टर बहुत अच्छा होता है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है, बहुत अच्छा पढ़ा दिया जाता है, बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि बाकी चैप्टर्स उतने अच्छे नहीं पढ़ाए गए। सर आज के टाइम पे एक बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसका तैयारी पे क्या फर्क पड़ रहा है? जैसा कि आपने भी मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट कर रखा है, तो इसकी ऐसी क्या नीड लगी आपको कि मोबाइल लेना पड़ा आपको, जबकि आज तक ऐसा कहीं किसी कोचिंग में नहीं किया जा रहा है? सर मोबाइल गलत नहीं है, फिर आपके पास में चाकू है ना जी, आप चाकू से सेव भी काट सकते हो, गला भी और किसी का गला भी काट सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है, एक कहावत सुनी होगी अपने हिंदी में, बढ़िया चलती है, बंदर के हाथ में उस्तरा। अब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दोगे ना जी, तो उससे वो सेव नहीं बनाएगा, वो या तो अगले को काटेगा या खुद को कहीं से काट लेगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये वो चाकू है
जी। अब आप इससे क्या काटना चाहते हो, ये आपके खुद के बस में है, और आप इससे क्या काटोगे या क्या काटा जा सकता है, ये आपकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। अब बच्चों में दिक्कत मोबाइल की नहीं है, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल की, दोस्ती की, जानकारी की, ठीक है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जी। ठीक है, और ये सारी चीजें उसकी अभी स्कूल से निकलने के बाद में ये सारी फेस करनी है उसको, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो उन चीजों को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। बिल्कुल। अब इसमें कई चीजें तो ऐसी होती हैं जिनको हम समझा के भी उस चीज को अपन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें समझाने पर भी काम नहीं करती हैं। अब मैं कह दूं कि मोबाइल रखना गलत है, मोबाइल चलाना गलत है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड अच्छी भी तो है, वो भी तो पढ़ना है। मैं खुद भी तो मोबाइल चलाता हूँ, मैं खुद भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लग जाता हूँ, तो कई बार आधे घंटे 1 घंटे तक देखता रहता हूँ, ठीक है। और आजकल बच्चे हैं ना, वो इंस्टाग्राम की रील्स तक नहीं रहे हैं, इतने OTT हैं, प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, जितने भी हैं, अमेजन के जितने भी हैं, ठीक है, वहां पर इतनी वेब सीरीज आती हैं, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ठीक है। वो कौन सी आई थी, मिर्जापुर आई थी, आश्रम आई थी, उसके बाद में और आ गई, खूब सारी आ गई, ठीक है। तो ये भी तो बच्चे देखते हैं ना। बिल्कुल सर। अब इनको वो कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना इसमें टाइम लग रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी आंखों में कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आंखों में पानी सा आ रहा था, ड्राइनेस आ गई थी, ओके। तो वो डॉक्टर को दिखाने गया, मैंने डॉक्टर सजेस्ट कर दिया था कि आप वहाँ दिखा के आ जाओ, डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है। तो वहाँ गए तो डॉक्टर का, आजकल आंखों के डॉक्टर के पास में पहला सवाल यही होता है कि आपके मोबाइल का वॉच टाइम कितना है। तो उससे पूछा कि आपके मोबाइल वॉच टाइम कितना है, बोलो 1 घंटा। तो डॉक्टर सरप्राइज हो गया, जो 18-19 साल का जो लड़का है वो ये कह रहा है कि मैं 1 घंटे मोबाइल देखता हूँ, और जबकि मोबाइल उसके पास में है। बच्चों का अभी मोबाइल में टॉक टाइम आ रहा है, वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे आ रहा है, आपको पता नहीं। जो कोचिंग करके लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं ना, उनका 8-8 घंटे वॉच टाइम आ रहा है। उसको पूछा कि 1 घंटे का वॉच टाइम ऐसे कैसे, बोले हमारी कोचिंग में सिस्टम ऐसा ही है, हमें मोबाइल देते ही नहीं है, सुबह 7 बजे जमा कर लेते हैं, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे जब हम छूटते हैं तब देते हैं। 10 बजे हमें सोना होता है, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास लेने के लिए हमें 5:30 बजे उठना होता है, ठीक है। अब बच्चा हॉस्टल का था, तो हॉस्टल वालों को सुबह 6:30 बजे तक तैयार होना होता है, 6:30 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद में वो कोचिंग आ जाते हैं, ठीक है। अब उसको रात को 10 बजे सोना ही पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी, क्लास में नींद आएगी, क्लास में हम नहीं सोने देंगे। अब वो ज्यादा से ज्यादा कितना देखेगा, 9 बजे के बाद में 10 बजे, 10:30 बजे, इतना ही देखेगा। अब उस 1 घंटे में वो मोबाइल देख लो, चाहे घर वालों से बात कर लो, या किसी से व्हाट्सएप पर बात कर लो, 1 घंटे वॉच टाइम है, काफी है इतना। बिल्कुल सर, ठीक। अब इसमें बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि इस दुनिया से वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है। बिल्कुल सर। अगर अपन उसको 6 महीने तक हाथ ही न लगाने दें, तब भी वो ऐसे महसूस करेगा यार आइसोलेट ही हो गए। तो अपना सर गुरुकुल का भी सेगमेंट है अपना? बिल्कुल गुरुकुल का है, अगर दूर से कोई बच्चा आकर, बिल्कुल रेजिडेंशियल पूरा प्रोग्राम बिल्कुल पास। अब गुरुकुल में डे बोर्डिंग में फर्क क्या है मैं बता दूं जी। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए अपने पास में आ रहा है, अगर वो केवल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7, 8 या 9 बजे तक हमारे पास में रहता है, ठीक है, तो ये तो है डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम। और अगर वो रहने की व्यवस्था भी हम ही करते हैं, उसकी रात को सोने की, उसके खाने पीने की, सुबह उठने की, सुबह कोचिंग आने की, सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, इसकी सारी व्यवस्था अगर हमारी है, कैसे रहेगा, किसके साथ रहेगा, कौन कौन उसके साथ में होंगे, क्या उसकी संगति रहेगी, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शाम को 9-10 बजे बाद में बाहर घूमने लग गया, या ड्रिंक करने लग गया, या स्मोकिंग करने लग गया। अगर ये जिम्मेदारी भी हमारे पास में आ जाती है, तो ये फिर गुरुकुल बन जाता है, ये फिर गुरुकुल है। तो सर इस गुरुकुल सिस्टम में 24 घंटे हमारे पास में रहता है लड़का जी सर। संडे को हम छूट देते हैं जी, संडे को डे बोर्डिंग की भी छुट्टी है और गुरुकुल की भी छुट्टी है। संडे को आप बाहर घूम के आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो संडे को अपने दोस्तों के साथ मिलके आ सकते हो। परमिशन लेके जाता है या फिर ऐसे ही? संडे को परमिशन हम अपनी तरफ से दे देते हैं, पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, संडे को हम परमिशन दे देते हैं। तो आप ये मान लो कि 7 दिन में से 1 दिन हम बिगड़ने के लिए दे देते हैं बच्चे, कि 1 दिन चल बिगड़ ले, क्योंकि बिगड़ेगा ही नहीं बिगड़ता बच्चा। मैं बताऊं क्या, जो 6 दिन डिसिप्लिन में रहता है ना, वो 7वें दिन भी उस तरीके से उसको पता है कल से फिर डिसिप्लिन में जाना, क्योंकि उसको सुबह 7 बजे क्लास में आना है, सारे काम करने हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली सर कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे कि
डे बोर्डिंग है अपना, उसके अलावा अपना गुरुकुल है। हम्म तो सर इन दोनों पे अपन ने जितना ध्यान दिया है, हम्म तो इसके बीच में जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं जो हम्म केवल 4 घंटे के लिए आते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए आते हैं, हम्म। उनके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है? तो भेदभाव तो भाई अपन भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव आप किस सेंस में मान सकते हो? क्लास तो उनकी सेम ही होती है। सुबह जो फाउंडेशन बैच में 4 घंटे क्लास लेता है बच्चा, अच्छा, मतलब तो वो फाउंडेशन बैच। चार क्लासे तो उनकी सेम ही है। जी जी, मतलब फाउंडेशन बैच और डे बोर्डिंग। चार क्लासे तो सेम ही है। जी। होता क्या है, हम्म हम डे बोर्डिंग में हम्म, जीके और जीएस दोनों की क्लासे डिफरेंट डिफरेंट रहती है। जी। हम जीएस को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं, जीके को भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं। अर्थमेटिक की क्लास और एडवांस की क्लास दोनों की क्लास होती है मैथमेटिक्स में। फाउंडेशन बैच में है, उसमें एक ही क्लास कंटिन्यू चलती है। जी अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद में एडवांस, या एडवांस कंप्लीट होने के बाद में अर्थमेटिक स्टार्ट होती है, जी या उधर जीके कंप्लीट होने के बाद में जीएस स्टार्ट होता है, जीएस स्टार्ट होने के बाद में जीके होता है। जी सर। फाउंडेशन बैच में जो स्टूडेंट आता है उसका वीकली टेस्ट होता है, वीकेंड पे टेस्ट होता है। लेकिन जो डे बोर्डिंग में उसका डेली टेस्ट होता है। जी सर। ठीक है। अब आप ये मान लो कि जो बच्चा फाउंडेशन में आ रहा है वो 4 घंटे के बाद में अगले 20 घंटे के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। और ये जो लड़का है ना, ये 12 13 14 घंटे हमारे पास में रहेगा, और इसको वो काम करना ही है जो हम उस दिन के लिए उसको टारगेट देंगे। तो सर जैसा कि अभी जो करंट में जो वैकेंसी चल रही हैं, एसएससी जीडी की है, एनटीपीसी की है, और भी जो वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनके लिए आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? देखो, बच्चे पेरेंट्स उन दोनों के लिए एक ही मैसेज है। आपके पास में जो 24 घंटे होते हैं, मैं हमेशा टाइम के आधार पर चीजों को जी सर, तय करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास में रिसोर्सेज क्या है। जी। ठीक है। और आपकी खुद की एबिलिटी क्या है। अगर आपके पास में 24 घंटे हैं जी, आपके पास में 6 महीने हैं और आपके पास में एक पूरा सिस्टम है जो आपसे मेहनत करवा सकता है, तो आपको इस 24 घंटे में से मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो जी, ऐसे नहीं कि दुखी होके या एक दबाव के तहत आपको इंटरेस्ट करना के है, साथ आप जितना कर सकते हो। दबाव के तहत आपको जी। करना है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड वे में, जी। आंतरिक खुशी के साथ में जितना उस 24 घंटे में से आप काम कर सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, आपका मन भी होना चाहिए। बिल्कुल। उतने घंटे आपको काम करना चाहिए, उतने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, पढ़ना चाहिए। जितनी देर आप जाग रहे हो ना, हर टाइम आपको उस स्टडी मोड में ही रहना चाहिए, हर टाइम स्टडी मोड में रहना चाहिए। जी सर। आपके दिमाग में वही चलना चाहिए, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उसमें वो A+B हो गया, वो A-B हो गया, इधर से एक आयन निकल गया, इधर से एक आयन जुड़ गया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड बन गया। आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन में चलते रहने चाहिए। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि एक मैक्सिमम लेवल यहाँ तक भी आ जाता है कि आपको सपने भी उन्हीं चीजों के आते हैं। बिल्कुल, उन्हीं चीजों के सपने आते हैं, आपके सपनों में वही चीजें आती है। जी सर। तो मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना करो। अगर खुद से हो सकता है, खुद डिसिप्लिन्ड वे में कर सकते हो, तब तो खुद कर लो। और अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो किसी न किसी सिस्टम से जुड़ जाओ। बिल्कुल, किसी न किसी सिस्टम से जुड़ के ये काम करो। और पेरेंट्स के लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? पेरेंट्स के लिए ये है कि आपका जो बच्चा है जिसने 12वीं पास करी है जी, या अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन हो चुकी है, वो अचानक इतना मैच्योर नहीं हुआ है। 12वीं क्लास तक आपने उसका पूरा ध्यान रखा, बिल्कुल। 12th तक आपकी पूरी निगरानी में था, सारी चीजें आप उसके लिए कर रहे थे, और आपने साल 2 साल में ही उसको पूरी तरीके से एकदम उसके ऊपर भरोसे छोड़ दिया सब कुछ। हो सकता है आपका बच्चा इतना सिंसियर डिसिप्लिन्ड हो कि वो सब कुछ सही कर ले, लेकिन अगर मान लो एक चांस ऐसा हुआ कि वो इस पीरियड में किसी भी तरीके से बहक गया, भटक गया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया, या उसने अपना टाइम खराब कर दिया, तो आज तक आपकी जो 15 16 17 18 साल की जो की हुई मेहनत है ना, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए कम से कम इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए, या आपको इतना तो ध्यान रखना ही होगा कि आपका बच्चा कहाँ रह रहा है जी, किसके साथ रह रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, दिन में वो इस टाइम क्या कर रहा है और कहाँ है। पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि वो अपने बच्चा इस टाइम में, कोचिंग का टाइम है, सुबह मान लो
9 बजे से 12 बजे कोचिंग का टाइम है, बिल्कुल। तो वो 9 से 12 के पीरियड में जैसे 10 कहाँ बजे या है, 11 क्या बजे कर रहे हैं? वो कोचिंग में है या नहीं है, है ये भी भी या नहीं नहीं पता है। भी है। और उनको एक ही सोर्स है उनके पास में कि वो बच्चे के पास में फोन कर ले कि भाई बच्चा आप झूठ कोचिंग में बोल हो या सकता है। कहाँ हो, ठीक है। तो उनके अलावा उनके पास में कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा जी। जिससे वो बच्चे का थोड़ा बहुत ध्यान भी रख ले। हम्म। तो ऐसा सिस्टम आपको कुछ न कुछ उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब इसमें कौन कौन कर सकता है? कोचिंग वाले कर सकते हैं, आपके पीजी या हॉस्टल वाले कर सकते हैं, जी। या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आयरनी ये है, विडंबना ये है, न तो कोचिंग वाले ये काम करते हैं, न लाइब्रेरी वाला ये काम करता है, न पीजी हॉस्टल और मकान वाला ये काम करता है। पीजी हॉस्टल और मकान वालों का एक ही काम होता है, 10 बजे बाद में गेट बंद हो जाएगा, 10 बजे तक आ जाना। अब इसका मतलब ये बात 10 बजे तक आप कुछ भी कर रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी वाले का ये काम होता है, आप ये लाइब्रेरी है, आप बैठ के इसमें आराम से पढ़ लो। अब क्या पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप 2 बजे उठ के जाना चाहते हो, 4 बजे उठ के जाना चाहते हो, 5 बजे उठ के जाना चाहते हो, बीच में उठ के जाना चाहते हो, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है। हर लाइब्रेरी के बाहर चाय की थड़ी होती है, वहां बैठ के आप कितनी देर चाय पीते हो उसके लिए वो कोई मना नहीं करेगा। ऑब्वियसली। तो इन चीजों का तो पेरेंट्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा जी सर। स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है। तो या तो खुद अपने आसपास ऐसा सिस्टम बना लो जिसमें आप सब कुछ एकदम मैनेज तरीके से खुड कर सको, या फिर या जो सिस्टम चल रहा है जी। अब वो फिर वही बात आ गई सर, तो आप तो खुद अपना प्रचार कर रहे हो। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ हमारा जो सिस्टम चल रहा है आप उसके साथ में जुड़ जाओ, और अगर कोई और कहीं भी चल रहा है तो आप वहां उस सिस्टम को ज्वाइन कर लो और वहां जुड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो दोस्तों आज की जो बातचीत थी वो किसी कंपटीशन या ओनली एग्जाम्स की नहीं थी, वो उन सब चीज़ों की थी जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। पेरेंट्स को भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने नोट किया होगा जी, इतनी बातचीत में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, आपके पास में जो 24 घंटे हैं उसका कैसे यूटिलाइज करते हो, और यही इस अपने पूरे पॉडकास्ट का थीम है। बिल्कुल। आपके जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे का आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो, उनको आप सबसे ज्यादा सदुपयोग किस तरीके से करते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।